हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेल जिलेशन जैलीकरण। जेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जेल का मतलब होता है डिस्पर्जन मीडियम के रूप में सॉलिड को लेना। सॉलिड में हम लिक्विड को डिजॉल्व करते हैं, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड को लिया जाता है और वहाँ पर सॉल्यूट के रूप में और हम लेते हैं लिक्विड को, तो जेल का फॉर्मेशन होता है। एज ए डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो कोलाइडल सिस्टम जिनमें किसी लिक्विड को सॉलिड मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो जेल कहलाता है। जब जिलेटिन के 2-5% वाले सॉल्यूशन को गर्म करके ठंडा करते हैं तो वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और उस सेमी सॉलिड को ही जेल कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की जमने की या फ्रीजिंग की जो प्रोसेस है, उसमें जिलेटिन के जो मॉलिक्यूल है वो पास में आकर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स के रूप में अपना शेप ले लेते हैं और ये बड़े मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं कि एक दूसरे को टच करते हुए ये हनी बी की जो उसका छत्ता होता है उसके समान अपनी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो सारा ही डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे में एनक्लोज हो जाता है और डिस्पर्जन मीडियम वाटर में कैपिलरी एक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से सोल का जेल में जो ट्रांजिशन होता है इस प्रोसेस को जिलेशन कहते हैं। सभी जो लायोफिलिक सोल होते हैं वो सामान्य जनरली इस प्रोसेस में काम आते हैं। वो हैं जिलेटिन, अगार अगार, गम अरेबिक, मैस्टिक सोल आदि। और हाइड्रोफोबिक सोल के रूप में फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक फॉस्फेट सोल को भी जेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस उनकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि वो जिलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। जेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इलास्टिक जेल्स एंड नॉन इलास्टिक जेल, या इन्हें हम रिजिड जेल भी कह सकते हैं। इलास्टिक जेल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर इन्हें थोड़ा सा प्रेशर लगाने से ये अपने जो ओरिजिनल शेप है उसको चेंज हो जाता है और जैसे ही प्रेशर हटाते हैं तो वो वापस अपनी स्टेज में जो इनिशियल स्टेट थी उसमें आ जाते हैं। जिलेटिन, अगार अगार और स्टार्ट ये सब इलास्टिक जेल के एग्जाम्पल हैं। कुछ एडिबल सब्सटेंस जैसे कि जिलेटिन जेली, फलों का जो जैम और जेली, ये सब इलास्टिक जेल के एग्जाम्पल है। जिलेटिन जेल को बनाने के लिए पहले जिलेटिन को जल के साथ गर्म करते हैं और जिलेटिन सॉल बन जाता है। इस जिलेटिन सॉल को जब ठंडा करते हैं तो वो जिलेटिन जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके मॉलिक्यूल के बीच में नॉन रिजिड बॉन्ड होता है। और हम नॉन इलास्टिक जेल या रिजिड जेल की बात करें तो ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि सिलिसिलिक एसिड का जेल। पॉसिबली आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन और लेड के हाइड्रोक्साइड के जिलेटिन प्रेसिपिटेट इसी प्रकार के नॉन इलास्टिक जेल होते हैं। लेकिन ये प्रेसिपिटेट वास्तविक जेल की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि इनका जो सारा डिस्पर्जन मीडियम होता है लिक्विड वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ जेल्स। जेल्स को किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। बाय कूलिंग द सोल ऑफ एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड है डबल डिकम्पोजिशन द्वारा, सिलिसिलिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे हाइड्रोफोबिक सोल इस विधि से बनाए जा सकते हैं। सिलिसिलिक एसिड जेल को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम सिलिकेट के जलीय सॉल्यूशन में मिलाया जाता है जो जलयोजित होकर सिलिसिलिक एसिड का प्रेसिपिटेट देता है, जिसे रखे रखने पर वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की सूटेबल कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट देते हैं, जिसके साथ
वाटर मिलाने पर और इसे वाटर जुड़ा होता है उस प्रेसिपिटेट के साथ, और जिसे रखने पर वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे एल्यूमिना जेल भी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट विलायकों के विनिमय के द्वारा भी जेल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कुछ हाइड्रोफोबिक जेल इस मेथड द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि एक पर्याप्त कंसंट्रेशन वाले कैल्शियम एसीटेट के जलीय विलयन में जल्दी से इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है तो वो साल्ट कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में सेपरेट हो जाता है, और इस प्रेसिपिटेट को रखने पर उसका जिलेशन हो जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम एसीटेट का सेमी सॉलिड लिक्विड जेल होता है, जिसमें सारा लिक्विड इथाइल अल्कोहल उसमें ट्रैप रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स। जेल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली है बिहेवियर टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन एंड देन रिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है इम्बाइबेशन, सिनेसिस या व्रिपिंग जिसे बोल सकते हैं, और उसके बाद है थिक्सोट्रॉपी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डिहाइड्रेशन एंड रिहाइड्रेशन की, निर्जलीकरण और बाद में उसका फिर से पुनः जलयोजन। जो इलास्टिक जिलेटिन जेल होते हैं उनका पार्शियल डिहाइड्रेशन करने से इलास्टिक सॉलिड बन जाता है, जिसमें वाटर डालने पर वो वापस सॉल्व में कन्वर्ट हो जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे थोड़ा गर्म भी किया जा सकता है। इलास्टिक जेलों को रिवर्सिबल जेल भी कहते हैं। दूसरी ओर जो नॉन इलास्टिक जेल है उनको इरिवर्सिबल जेल भी कहते हैं। इसलिए ये इनके एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिससे इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्बाइबेशन, दैट मीन्स अंतः शोषण। कुछ जेल इस प्रकार के होते हैं कि जब उन्हें लिक्विड जैसे कि जल में रखा जाता है तो वो उसकी काफ़ी सारी मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका जो वॉल्यूम है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस प्रोसेस को अंतः शोषण या फूलना भी कहते हैं। जिस प्रकार से बारिश के समय में लकड़ी के फर्नीचर फूल जाते हैं, खिड़कियां, दरवाजे, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इम्बाइबेशन का। इलास्टिक जेल ये प्रॉपर्टी रखते हैं। नॉन इलास्टिक जेल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन यदि वे ड्राई स्टेट में होते हैं तो वो भी लिक्विड को थोड़ी बहुत मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। लिक्विड वास्तव में जो जेल के जो पोर्स होते हैं उनके अंदर घुस जाता है, लेकिन चूँकि जेल की दीवारें सॉलिड होती है, रिजिड होती है, इसलिए उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि जिससे इलास्टिक और नॉन इस विधि द्वारा इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इलास्टिक जेलों में सेलेक्टिव इम्बाइबेशन होता है, जबकि नॉन इलास्टिक जेल में सभी लिक्विड के साथ सेम बिहेवियर शो किया जाता है। जिलेटिन जेल वाटर का अब्जॉर्प्शन तो कर लेता है लेकिन अल्कोहल का नहीं करता, जबकि सिलिका जेल दोनों का ही कर लेता है। जनरली नॉन इलास्टिक जेल उन्हीं लिक्विड का अब्जॉर्प्शन करता है जिससे वो गीले हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिनर्सिस, जिसे कि संकोच प्राथक्य या वीपिंग रुदन कहा जाता है। कुछ जेल रखे रखे अपने आप ही संकुचित हो जाते हैं और उनमें भरा हुआ द्रव बाहर आ जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आंसुओं की बूंदें निकल रही है। इसलिए जेलों के इस गुण को संकुच प्राथक्य या रुदन रोना भी कहते हैं। यह संकुचन इस बात पर निर्भर करता है कि जेली कारक की कंसंट्रेशन कितनी है। जेली कारक की कंसंट्रेशन जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उसमें से लिक्विड बाहर आएगा, उतना ही उसका संकुचन होगा। दोनों ही प्रकार के जेल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है थिक्सोट्रॉपी या कंपानुवर्तिता। कुछ जेल विशेष तौर पर जिलेटिन
जो कि एक रिवर्सिबल जेल है, और सिलिका जो कि इरिवर्सिबल जेल है। इनको हिलाने पर द्रवित होकर तद्रूपी सॉल्ट में ये बदल जाते हैं। साथ ही यदि सॉल्ट को रख दें तो पुनः जेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सॉल्ट जेल संक्रमण की ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको ही कहा जाता है थिक्सोट्रॉपी। अब है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस लेसन का, वो है जनरल एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्ट्स। कॉलर्ट्स का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली वेल नोन जो एप्लीकेशन वो है एज ए फूड। एज ए फूड कई सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम यूज करते हैं एज ए फूड, जैसे कि दूध जो कि वाटर में लिक्विड ऑयल का इमल्शन है, दूध, आइसक्रीम, और जो फ्रूट्स की जैम, ब्रेड, हलवा, लस्सी, मक्खन, पनीर, चीज़, ये सब क्या है, कोलाइड्स के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से एज ए मेडिसिन भी इनका यूज होता है। कोलाइडल सस्पेंशन और इमल्शन के रूप में मेडिसिन का यूज होता है, क्योंकि इस रूप में ये इजीली एसिमिलेट और एब्जॉर्ब हो जाती है। चांदी का रक्षित सॉल, प्रोटेक्टिव सॉल, जिसका कि जो व्यापारिक नाम है वो है प्रोटारगोल, आँखों की पलकों की बीमारी के उपचार में काम आता है। कोलाइडी कैल्शियम बच्चों के हेल्थ में इम्प्रूव एक हेल्थ टॉनिक है। कोलाइडल सल्फर, इसका यूज कीटाणुनाशक के रूप में होता है। कोलाइडी एंटीमनी, इसका यूज कालाजार नाम की एक बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन के कई सारे यूज हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कभी कभी वाटर में टर्बिडिटी आ जाती है। जल में मिट्टी के सूक्ष्म कण प्रेजेंट होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए उसमें फिटकरी डालते हैं, ये तो आप सबने देखा ही होगा। फिटकरी में क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होता है जो जल में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज मिट्टी के पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर देती है और वो वाटर में नीचे बैठ जाते हैं और उस वाटर को हम छान कर अलग कर लेते हैं। तो ये मेथड हो गया वाटर को प्यूरिफाई करने का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा। नेक्स्ट है साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं हम सफाई में। अधिकांश जो गंदगी होती है वो चिकनाई के रूप में कपड़ों से चिपकी होती है, और हमें पता है कि साबुन या जो डिटर्जेंट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जब गंदे कपड़ों को साबुन के घोल या सर्फ के घोल में डुबोते हैं तो साबुन उस चिकनाई के साथ मिलकर क्या बनाता है, इमल्शन, और वो उस कपड़े से वो अलग हो जाता है। जब कपड़े चिकनाई पदार्थ से अलग हो जाती है तो उनके साथ चिपकी हुई मिट्टी और मैल भी अपने आप अलग हो जाता है, जो साबुन के कोलाइडल विलयन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और जल के साथ चला जाता है, और इस प्रकार से कपड़ा क्या हो जाता है, साफ। नेक्स्ट है स्मोक प्रेसिपिटेशन, धुएं का अवक्षेपण। इंडस्ट्रीज में चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषक होता है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो उसमें जो धुएं में जो कार्बन पार्टिकल्स है उनको वायु में मिलने से पहले ही उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया जाता है। चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनके जो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कॉट्रेल द्वारा डिजाइन किए हुए विद्युत अवक्षेपक में से गुजारा जाता है, जो कि आपको नीचे डायग्राम में दिया हुआ है। और इसके मेन चैम्बर में एक मेटेलिक नोब होती है जो 30,000 वोल्ट से अधिक वोल्ट का चार्ज सप्लाई करती है, और जो धुएं के कार्बन पार्टिकल्स हैं वो इस नोब की ओर अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पहुँचकर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने के बाद ये कार्बन पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं और बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो धुएं रहित चिमनी से गैस बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को कैटाफोरेसिस प्रॉपर्टी के आधार पर भी समझ सकते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिया गया है किस प्रकार से हाई वोल्टेज वायर के द्वारा नेगेटिवली चार्ज कार्बन पार्टिकल्स को न्यूट्रल किया जाता है। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजल।
जो भी सीवेज होता है, गंदा पानी होता है, नलियों में बहता है, नालों में, उसमें गंदगी पाई जाती है कोलाइडल स्टेट में, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है। इसी से ये सरलता से नीचे बैठते हैं और तैरते रहते हैं। यदि इस सीवेज को एक कुंड में एकत्रित किया जाए और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए, तो जो गंदगी के पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करेंगे और वहाँ जाकर वो न्यूट्रल होकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये प्रोसेस कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। और इस प्रोसेस के द्वारा जो पानी साफ हो जाता है, डिस्पोजेबल जो सीवेज है उसका पानी को हम खाद बनाने में या सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नदी का जल और रेत के कण, ये बहुत से पदार्थ कोलोइडल स्टेट में अपना साथ ले जाती है नदी, और इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब नदियों का जल समुद्र के जल के कांटेक्ट में आता है तो उस जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये उपस्थित होते हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में कोगुलेट हो जाते हैं। और नदी और समुद्र के मिलने की जो जगह होती है वहाँ पर रेत के कण जमा हो जाते हैं और उस रीजन को कहा जाता है डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट है टैनिंग। चमड़ों खाल और चमड़ा दोनों ही कोलॉइड है, उनके कण पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब चमड़े को टैनिन में भिगोते हैं तो चमड़े के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टैनिन के नेगेटिव पार्टिकल के साथ कोगुलेट हो जाते हैं और इससे चमड़ा क्या हो जाता है, कठोर। इस प्रोसेस को टैनिंग कहा जाता है। रबर इंडस्ट्रीज में कुछ पेड़ों के जो पेड़ होते हैं उनके रस से रबर बनाया जाता है। ये जो रस होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और जल में रबर के कणों में इमल्शन के कारण होता है। गर्म करने पर रबर के कणों को घेरे हुए प्रोटीन की रक्षक तय नष्ट हो जाती है और तब रबर के कण परीक्षण माध्यम में उपस्थित लवणों द्वारा स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित पदार्थ को अलग करके उसे गंधक से अभिकृत कराया जाता है और इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। अगला है फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक प्लेट में भी सिल्वर ब्रोमाइड के सस्पेंशन का यूज किया जाता है। ऐसे ही नेचर में भी जो मिट्टी है वो कोलाइडल नेचर की होती है और ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो सेविंग करते हुए सब जब कट वट लग जाता है तो वहाँ पर फिटकरी का यूज किया जाता है जो कि कोगुलेशन का कार्य करती है। आकाश का नीला दिखाई देना वो भी एक कोलाइडल प्रॉपर्टीज की वजह से होता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स को जब हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं तो हमें जो पार्टिकल है वो नीले तारे के जैसे दिखाई देते हैं और इसका वजह होता है प्रकीर्णन। और रेन, वर्षा भी इसी का एग्जाम्पल है। जब वाटर वेपर से सैचुरेटेड एयर ठंडे रीजन में जाती है तो वहाँ उसका कंडेंसेशन हो जाता है और ये वाटर के कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में बन जाती है। जैसे जैसे वाटर पार्टिकल की संख्या बढ़ती जाती है वे बड़ी बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वर्षा के रूप में वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और नेक्स्ट है टेल ऑफ कॉमेट, धूमकेतु की पूंछ। जब कभी भी कॉमेट बहुत तेज वेग से आकाश में उड़ते हैं तो अपने पीछे ठोस अति सूक्ष्म कणों को छोड़ते हुए जाते हैं। यही कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, डिस्पर्जन करते हैं और टिंडल इफेक्ट और टिंडल कोन के समान दिखते हैं। वास्तव में यही कॉमेट की पूंछ जो हमें आकाश में प्राय दिखाई देती है। और हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोलाइडल स्टेट